खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जे के 5 मिनट की ताखीर के साथ हम आपके सामने माजरत ख्वाह हैं। तकनीकी वजूहत की बिना पर कुछ डिले हो रहा है पिछले कई दिनों से, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द ये डिले ख़त्म होकर हम टाइम पर आपके सामने आए। फिलहाल 5 मिनट की ताखीर हुई, हम आपसे माजरत ख्वाह है, लेकिन आप प्रोग्राम देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जे के। तो आप सलाम जे के को जहाँ टीवी पर बराह रास्त देख रहे हैं और 10 बजे तक हमारा साथ देंगे, तो आप हमारे साथ और भी ज्वाइन करेंगे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in, जहां पर खबर, तजिया और तबसरा हर पल आपके सामने रहता है। आज खबरों का आगाज नई दिल्ली की खबर से होगा, क्योंकि मामला इंतहाई अहम है। 2024 के इंतखाबात सामने है और इंतखाबात से पहले एक बड़े फिरके ने, एक बड़े हिस्से ने एहतजाज की धमकी दी है। 2024 के इंतखाबात से कबल ये एहतजाज क्या रंग लाएगा, एक बड़ा सवाल पैदा कर रहा है, क्योंकि लगातार 8 घंटे की मशावरत मीटिंग भी कामयाब नहीं हुई है। हाई अलर्ट पर दिल्ली है। मामला क्या है बताएंगे आपको। जम्मू कश्मीर आएंगे तो आपको बताएंगे कि सियासी महाज पर उथल पुथल लगातार जारी है। 3 बिलों को मंजूरी तो मिली है, लेकिन बीजेपी के खीमे में जश्न है। जश्न क्यों है उस पर भी डिटेल के साथ, लेकिन सबसे पहले आज के दिन तवारीख के पन्नों में क्या कुछ है और वो सब कुछ आपके सामने रखेंगे मेरे साथी आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में एक और हमारे सीनियर साथी भी मौजूद है, रूफ। आज मिलकर कोशिश करेंगे कि आपको प्रोग्राम आप तक पहुंचाए 10 बजे तक, लेकिन सबसे पहले जरा हिस्ट्री ऑफ द डे पर एक नज़र और उसके फौरन बाद पिटारा खुलेगा खबरों का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज तय फॉर्मेट के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे और आपको बताएंगे कि आज का दिन अहमियत का हामिल क्यों है। तारीख के आईने में या तारीख में जब औराक को हमने पलटा तो पता चला कि हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद बड़ी बातें। 1713 में आज ही के दिन मुगल बादशाह जहांदार शाह का गला घोंटकर आज के दिन कत्ल किया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक तारीख 13 फरवरी की आती है। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लखनऊ के साथ अवध पर भी आज के दिन कब्जा किया, जिसका बाद में नाम फैजाबाद रखा गया। फिर अयोध्या, ये वही हिस्सा था जिसको मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में बरतानवी कंपनी ने लिया था। 1991 अमेरिका की जानिब से इराक पर आज के दिन बमबारी की गई। 334 अफराद ने अपनी जान गंवा दी और ये जंग का आगाज उस वक्त हुआ जब कुवैत जंग खत्म होते ही अमेरिकन फोर्सेस इराक में दाखिल होने की कोशिशें कर रहे थे। इसके साथ साथ आज के दिन 1695 में अमेरिका में पहला अवामी मदरसा कायम किया गया। तारीख 1668 थी, जनवरी की 13 तारीख। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक लिस्बन मुआहिदा आज के दिन हुआ, जहां पर स्पेन ने पुर्तगाल को तस्लीम करने का ऑफिशियली फैसला लिया। 1575 में फ्रांस के बादशाह हेनरी स्वयं की आज के दिन रेम्स में ताजपोशी की गई, ये जिम्मेदारी आज उनको मिली। 1959 में बच्चों की पसंदीदा बारबी डॉल की खरीदारी का आगाज आज के दिन हुआ पूरी दुनिया के अंदर। इस तरह की पहली ये कोशिश थी। 13 फरवरी 1920 में स्विट्जरलैंड लीग ऑफ नेशन में पहली मर्तबा शामिल किया गया सरकारी तौर पर। 1879 में मशहूर मुजाहिद आज़ादी सरोजिनी नायडू की पैदाश, जो एक शायरा भी थी, आज के दिन उनकी हुई। 1861 में अब्राहम लिंकन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सदर बने। 2004 में आज के दिन 20 बरस कबल दुनिया का सबसे बड़ा हीरा आज के दिन दरियाफ्त किया गया। 1911 में फैज़ अहमद फैज़ पाकिस्तानी शायर, जिनकी पैदाइश आज हुई, आज उनकी बरसी है, याद किया जा रहा है। अदब से वाबस्ता जो शख्सियात हैं बिलखुसूस आज के दिन उन्हें याद कर रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये चंद अहम वाक़यात एक तवील फहरिस्त में उठाकर आपके सामने रखते हैं। इसके बाद खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला शुरू होगा। इब्तिदा प्रोग्राम की करेंगे सबसे पहले बात उस एहतजाज की जिसके बाद इंतजामिया एहतजाज की धमकियों के बीच इतनी मुतहरिक हुई कि इंटरनेट खिदमात मुअत्तल करनी पड़ी। 10 अजला के अंदर सिक्योरिटी सख्त है और दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ तक हाई अलर्ट पर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। यानी मामला किसानों का है, जहां पर किसानों की तरफ से लगातार आज दिल्ली चलो की कॉल दे दी गई थी और दिल्ली चलो कॉल के बीच जहां मरकजी हुकूमत के 2 अहम तरीन वजीरों ने कल 5.5 से 6 घंटे तक मशावरत भी किसानों के साथ चंडीगढ़ के अंदर की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हल न निकल आया। और इसके बाद जहां किसानों ने आज दिल्ली चलो प्रोग्राम को हरी झंडी देते हुए आगे बढ़ने का फैसला लिया और 10 बजे ये प्रोग्राम शुरू होगा, वहीं पर दिल्ली को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। किसानों के एहतजाज के बीच दिल्ली को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। दिल्ली के साथ लगने वाले बॉर्डर्स पर भी सिक्योरिटी को डिप्लॉय कर दिया गया है। कई घंटों की मशावरत और मीटिंग के बाद कोई भी
तहरीरी दस्तावेज मरकजी हुकूमत और किसान लीडरों के बीच में नहीं बना, जिसके बाद एहतजाज को शुरू करने का फैसला लिया गया और कई किसान संगठनों की तरफ से आज 10 बजे से बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज को शुरू करने की बात कही गई है। जहां दिल्ली की सड़कें और दिल्ली के बॉर्डर को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, वहीं पर दिल्ली के अंदर एयरपोर्ट T2, T1 और T3 पर भी जो है वो पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। बड़ी खबर ये कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, जिन्होंने कल बाज़ाब्ता तौर पर फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ मिलकर किसानों के साथ मुलाकात की और तकरीबन 5.5 घंटे की मुज़ाकरात और मीटिंग के बाद कोई भी हल सामने नहीं आया। अगरचे सरकारी तौर पर यह कहा गया कि कई अहम मुद्दों पर दोनों किसान जो है वो एक दूसरे के पास है, ताहम तहरीरी दस्तावेज न बनने की सूरत में एहतजाज शुरू कर दिया गया है। इधर मुख्तलिफ तस्वीरें भी साथ साथ दिखाते हैं आपको, 6 अलग अलग तस्वीरें जहां पर रात देर से सुबह 4 और 5 बजे तक सूरत हाल क्या थी 6 विन के जरिए और साथ साथ डिटेल। किसान मोर्चे की तरफ से भी बयान जारी करते हुए यह साफ कर दिया गया है कि वो इस एहतजाजी कॉल के हामी नहीं है और उनकी तरफ से कोई भी कॉल नहीं दिया गया है। SKM संयुक्त किसान मोर्चा जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने खुद को इस एहतजाज से दूर कर दिया है। सीधे दिल्ली चलेंगे, ताबिश कमाल इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। दिल्ली का सिंगू बॉर्डर हो या दीगर बॉर्डर्स हो, हाई अलर्ट पर दिल्ली कर दी गई है और एयरपोर्ट आने वाले जाने वाले लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कुल मिलाकर कल जब हम देख रहे थे तो मीटिंग्स की बातें हो रही थी, 5 से 6 घंटे की मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन कोई भी चीज सामने नहीं आई। तो क्या हम ये माने कि किसानों का मार्च 10 बजे निकलेगा तो कब तक दिल्ली बॉर्डर पर ये पहुंचेगा? देखिए 10 बजे के मार्च निकलता है और इसको आगे आगे दिया जाता है क्योंकि जींद में जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और खबर ये मिली है कि लगभग दिल्ली, यूपी, हरियाणा से तमाम जो जवान हैं वो 70,000 करीब जो जवान हैं उनको तैनात किया गया और इस बार खास अलग तरह के इंतजाम किए गए किसानों को रोकने के लिए। पिछली बार बैरिकेड और कंक्रीट बिछाया गया था, तार बिछाए गए, लेकिन इस बार लोहे के जो सरिये हैं उनको सड़कों पर गाड़ दिया गया है जिससे किसान आगे ना बढ़ सके। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि किसानों को दिल्ली आने से कैसे भी रोका जाए। हालांकि आज 10 बजे पूरी तरह से ये प्रोटेस्ट मार्च शुरू हो जाएगा और किसान नेताओं का कहना यह है कि चंडीगढ़ से बठिंडा होते हुए जो तमाम किसान हैं वो आगे बढ़ेंगे। यानी किसानों का जो एक रैला है लगभग 2500 के करीब, जिसमें ट्रैक्टर ट्राली शामिल बताए जा रहे हैं, वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं। लगभग 5 घंटे की बातचीत चली है, तमाम मंत्री मौजूद रहे, लेकिन किसान नेताओं का कहना यह था कि मंत्री सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे थे, उनको किसी भी बात पर वो उनकी किसी भी गारंटी को लेकर के तैयार नहीं थे। सरकार सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश कर रही है कि वो दिल्ली की तरफ कूच ना करे, वहीं पर रोक लिया जाए और उनको एक बार फिर लॉलीपॉप दे दिया जाए। किसान नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं। अच्छा ताबिश, एक तरफ से 5 घंटे की मीटिंग नाकाम हुई है जिस तरीके से किसान लीडरों की तरफ से कहा गया, दूसरी तरफ से हरियाणा हम देख रहे हैं जो दिल्ली से ज्यादा अलर्ट पर है और वहां पर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स और ज्यादा टाइट कर दिए गए। इस बीच 2024 के इंतखाबात ने भी दस्तक दे दी है। क्या हम ये माने कि किसान अगर सड़क पर आए तो इंतखाबात के रंग बदल सकते हैं? बिल्कुल ये कहा जा सकता है। देखिए कि अगर किसान इस तरह से इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर आए तो ये 2024 के जो इलेक्शन आने वाले हैं उन पर सीधा ही असर करेगा, क्योंकि जितने भी अपोजिशन लीडर हैं खुल करके किसानों के समर्थक में उतर आए हैं। तमाम जो लीडर्स हैं वो अलग अलग तरह से एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी खबर ये मिली है कि कुछ ही देर के बाद किसान नेता फतेहगढ़ साहब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, यानी कुछ देर के बाद, यानी 9 बजे ठीक 10 से 15 मिनट के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और
होने वाली है किसान नेताओं की तरफ से, जहां पर वो कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर 2024 के इलेक्शन से पहले इस तरह से किसान नेताओं ने सरकार को एक के बाद एक चेतावनी देकर घेरना शुरू कर दिया, तो इसका सीधा असर पड़ेगा। और खास तौर से इसका जो असर पड़ेगा सिर्फ पंजाब या हरियाणा में असर नहीं पड़ेगा, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है वो पूरी तरह से किसानों का, राकेश टिकैत खुद इस जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लीड करते रहे हमेशा से। उसके अलावा राजस्थान में सीधा इसका असर देखने के लिए मिलेगा। हरियाणा और दिल्ली का जो इलाका है जहां पर किसान बड़ी तादाद में जिन इलाकों में रहते हैं वहां पर भी इसका असर देखने के लिए मिलेगा। तो अच्छा ताबिश, अगर कोई सफर आज करना चाहे तो क्या ट्रैफिक एडवाइजरी है? जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर या फिर पंजाब हरियाणा दिल्ली रास्तों पर जाना चाहे, राजस्थान की तरफ मैक्सिमम रास्ते यहीं से डाइवर्ट होते हैं, क्या एडवाइजरीज हैं? देखिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें दिल्ली इनर अगर सर्किल में आप अंदर आना चाहते हैं तो उसके लिए तमाम जो ऐसे व्हीकल्स हैं जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं आज उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आपको मेट्रो लाइन के जरिए आना होगा और आप नोएडा के जरिए आप दिल्ली में एंट्री कर सकते हैं। वहां पर बड़ी जांच के जरिए आपको अंदर आने दिया जाएगा। हालांकि सिंदूर ठीकरी बदरपुर बॉर्डर, इन तमाम बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उसके अलावा अगर आप जम्मू के पठानकोट या इन इलाकों की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको हरियाणा तक जाने में समस्या होगी। उसके कुल मिलाकर किसानों का एहतजाज तो आज शुरू हो गया है, लेकिन आम लोग जिन्हें सफर करना है उन्हें भी काफी मुश्किलों से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, चाहे चंडीगढ़ की आप बात करें, फिर आगे हरियाणा की बात करें या दिल्ली की बात करें, तीनों रियासतों की तरफ से मुकम्मल तौर पर सख्ती कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हमारे नुमाइंदे नवदीप छापरा भी चंडीगढ़ से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नवदीप, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 घंटे की मीटिंग नाकाम, लेकिन इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा खुद को इससे बाहर रख रहा है। एक जमाने में या पिछली एजिटेशन में एसकेएम एक बड़े ग्रुप के तौर पर उभरा था और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और किसानों के बीच में बर्फ पिघलाने में बड़ा मेजर रोल इनकी तरफ से प्ले किया गया था। आज जब 6 घंटे की मीटिंग नाकाम हुई है रात को, तो सुबह सुबह चंडीगढ़ से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर आगे का रास्ता क्या कुछ है किसानों का? बिल्कुल, पिछले अगर मैं बात करूं 4 दिन से, तो कल जो करीब 5:30 घंटे तक रात 11:30 के आसपास ये बैठक खत्म हुई। लेकिन पहले दिन जिन मांगों को लेकर सहमति बनी थी, कल भी उन्हीं मांगों पर सहमति बनी। लेकिन जो बड़े मुद्दे थे किसानों के, जिससे ये था कि पूरे पंजाब में पूरे देश के किसानों का जो कर्ज है, खासतौर पर सरकारी बैंकों का जो कर्ज है वो माफ कर दिया जाए पूरा का पूरा, उस पर कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पाई। और तो केंद्रीय मंत्री बार बार यही कह रहे थे कि इतना बड़ा डिसीजन 1 मिनट में नहीं हो सकता और इसके लिए हम कमेटी बना देते हैं जिसमें केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे, किसान नेता भी रहेंगे, उस पर और एक लिमिट जो रहेगी, समय सीमा रहेगी उसके अंदर फैसला ले लिया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला है, बहुत लिटिगेशन है, कोर्ट के अंदर मामले जा सकते हैं, तो इतनी जल्दी इस पर फैसला नहीं ले सकते। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था इस बार, जो 2020 के आंदोलन के अंदर भी जब छाया था, जब वो आंदोलन खत्म हुआ था, कि एमएसपी को कानूनी रूप दिया जाए, यानी कि एमएसपी एक कानूनी गारंटी के रूप में संसद के अंदर कानून पारित किया जाए। और उसके लिए तब केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था तब किसानों को, जब ये 1.5 साल के बाद 2 साल के बाद जब आंदोलन वो खत्म हुआ था। लेकिन 2 साल खत्म होने के बावजूद भी उस पर अमल नहीं किया गया। लगातार हम कह सकते थे कि बार बार बयानबाजी होती रही, आश्वासन दिए जाते रहे, लेकिन काम नहीं हुआ। तो किसान यही चाहते थे कि किसानों का कर्ज पूरा माफ हो और साथ में 22 फसलों पर जो एमएसपी है उसको कानूनी गारंटी जो दी जाए, और इस पर सहमति नहीं बनी। और यही कारण था कि जब करीब 11:15 के आसपास। अच्छा नवदीप, ये बताइएगा ना, आज सुबह से क्या कुछ सिचुएशन है नेशनल हाईवे पे, और किसान जो 10 बजे का अल्टीमेटम दे चुके हैं कि वो अपना कूच शुरू करेंगे दिल्ली की ओर, वो कहां पर जीरो पॉइंट है जहां पर वो असेंबल होंगे और आगे बढ़ेंगे? देखिए, 3 बड़े बॉर्डर है जो पंजाब और हरियाणा से सटे हुए, जहाँ से वाया किसान होते हुए दिल्ली जाते हैं। सबसे बड़ा बॉर्डर जो है वो शंभू का है, जो पटियाला अंबाला हाईवे पे है। सबसे ज्यादा पिछली बार में अगर भीड़ देखी गई थी, जब किसानों का जो प्रदर्शन था बड़ा, वो इसी बॉर्डर के ऊपर था। दूसरा टिकरी बॉर्डर है जो संगरूर वाया पटियाला होकर हरियाणा को जोड़ता है। और तीसरा जो डबवाली बॉर्डर है वो भी हरियाणा और पंजाब की सीमा है, वहां पर बैरिकेडिंग जो है वो स्पष्ट की गई। 44 पिछले 2 दिन से हरियाणा पुलिस जो है वहां पर तैनात है और रोकने के लिए हर संभव वहां पर प्रयास जो है वो किए गए। किसानों करीब 9 बजे थोड़ा सा वक्त बचा है कि
वो संगरूर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर रुके हुए हैं या फिर जिला फतेहगढ़ साहब है वहाँ पर किसान की बहुत बड़ी। चलिए, बहुत शुक्रिया नवदीप जी। थोड़ा ऑडियो ब्रेक हो रहा है आपका। ये अलग अलग जगहों से आप तस्वीरें भी साथ साथ देख रहे हैं। 6 मुख्तलिफ तस्वीरें हैं। पहली वो जो 0 पॉइंट जो बता रहे थे कि जहां एग्जैक्टली स्टार्ट करने की तैयारी थी और 7 चंडीगढ़ के अंदर मीटिंग हुई। दूसरी आपके सामने हरियाणा की तस्वीर जहां पुलिस इन तमाम लोगों को जो इसको लीड करेंगे उनको और साथ साथ प्रेस के जो जिम्मेदारान हैं उनको भी समझाने की कोशिश के बीच में कोई हाईवे के ऊपर ना आए। तीसरी तस्वीर आपके सामने जो नोएडा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर की, जिसको मुकम्मल तौर पर जो सीमेंट ब्लॉक्स लगाए गए हैं उनको किसान हटाते हुए दिखाई दिए। तीसरी तस्वीर आपके सामने। चौथी तस्वीर सीमेंट ब्लॉक्स, बैरिकेटिंग, जहां जहां मुमकिन जैसे हो सका पुलिस ने इकदामात उठाए हैं। ये चौथी तस्वीर दिल्ली और नोएडा बॉर्डर की है। पांचवी तस्वीर आपके सामने जहां सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया है। दिल्ली और हरियाणा पुलिस आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ सीआरपीएफ को भी जो है वो कॉन्फिडेंस में लेगी, यहां पर काम होगा और खारदार तारें बिछाई गई हैं जो सिंघू बॉर्डर पर साल 2021-22 में आपने देखी थी। और छठी तस्वीर सीआरपीएफ उन हसास इलाकों के अंदर भी गश्त करती हुई नजर आ रही है जहां पर इम्कानात या खदशा जाहिर किया गया था कि किसी तरीके से कोई झड़प हो सकती है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो। ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए इकदामात, लेकिन कुछ एक मकामात पर जो इस वक्त सूरत हाल है वो पुरअमन तो है लेकिन तनाव बरकरार है। आइंदा 12-13 घंटे काफ़ी अहमियत के हामिल 3 स्टेट्स के लिए, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है और यूनियन टेरिटरी दिल्ली है। इस पर नजर हमारी भी चलिए लगातार जनाब, दिल्ली की सियासत क्या रंग लाएगी? किसान जब धरने पर निकलेंगे 10 बजे तो क्या उन्हें चलने की इजाजत होगी? इसके लिए आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारे राब्ता साइटों पर भी, क्योंकि आपको पल पल का अपडेट वहां से भी देंगे। बात 2024 के इंतखाबात की हो रही है। पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबी बिगुल अभी बजना बाकी है, लेकिन सियासी पारा आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ रहा है और इस बीच सीनियर लीडर्स भी अपनी हिकमत अमली को तरतीब दे रहे हैं। खबर कांग्रेस के खीमे से सामने आ रही है और कांग्रेस के खीमे से खबर यह है कि सोनिया गांधी राज्यसभा लोकसभा को छोड़कर राज्यसभा में अपनी एंट्री को यकीनी बना रही है और कांग्रेस राय के मुताबिक सोनिया गांधी रायबरेली को छोड़कर राज्यसभा में आएगी और वो भी राजस्थान को रिप्रेजेंट करेंगी। अब सोनिया गांधी इस सिलसिले में तैयारियां लगभग मुकम्मल हो गई हैं। खबर यह भी है, न सिर्फ सोनिया गांधी जो अभी तक रायबरेली को रिप्रेजेंट कर रही थी लोकसभा छोड़ राज्यसभा के अंदर आएगी, तो बड़ा सवाल यह होगा कि कांग्रेस की सीनियर मोस्ट लीडरशिप राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्या उत्तर प्रदेश से बाहर आहिस्ता आहिस्ता करके हो रहे हैं? क्योंकि अखिलेश ने जो बयान दिया था वो भी काफी इंपॉर्टेंट था कि कांग्रेस अपनी जड़ें खोखली कर चुकी है। और फिर आपने यह भी देखा होगा कि किस तरीके से प्रियंका वाड्रा गांधी, जिन्हें इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था, उन्हें भी उत्तर प्रदेश से फ्री कर दिया गया था। तो सूरत हाल 2024 के इंतखाबात से कबल ये कांग्रेस राय इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सोनिया गांधी को बाज़ाब्ता तौर पर राज्यसभा से एंट्री मिलेगी राजस्थान रियासत से। खबर यह है कि अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्हें भी नॉमिनेट किया जाएगा और उनकी नॉमिनेशन जो है वो बिहार से कराई जाएगी और अभिषेक मनु सिंघवी और अजय माकन का नाम भी ज़ेरे गौर कांग्रेस लिस्ट में कहीं ना कहीं दिख रहा है। अब लोकसभा के बजाय राज्यसभा में आपको सोनिया गांधी शायद नजर आए। इसमें बड़ी बात यह भी है कि पिछले 3 दिनों के दौरान जिन उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई है उसमें कांग्रेस के वो अरकान भी है जो नई दिल्ली के अंदर बाकी हिस्सों के अंदर भी अब तक काम करते रहे और जिम्मेदारियां बतौर इंचार्ज या मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम करती रही है। लेकिन सैयद रऊफ फारूकी भी हमारे साथ हैं। सैयद रऊफ, इस सारी सूरत हाल को कांग्रेस के लिए कैसे देखा जाए? सोनिया गांधी जो अब तक रायबरेली से नुमाइंदगी कर रही थी लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में जाने से क्या या कहीं ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा कांग्रेस को कि शायद जो परेशानियां उसके सामने हैं, शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो सीटें कम या फिर शिकस्त की तरफ, ये सारी चीज़ें जाहिर करती हैं इससे? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस जो है वो अपनी हिकमत अमली तब्दील करना चाहता है क्योंकि जो सूरत हाल बनी हुई है पिछले कई सालों से कांग्रेस का जो ग्राफ है वो बढ़ नहीं रहा है मुल्क की सतह पर और आइंदा जो लोकसभा के इंतखाबात आने वाले हैं, बज़ाहिर जो अभी सिचुएशन दिख रही है वो बीजेपी की तरफ जाती हुई दिख रही है। तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है
कहीं ना कहीं अपनी हिकमत अमली भी तब्दील कर रहे हैं और कई ऐसे चेहरे हैं शायद जिनको अब आगे लाया जाएगा और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अब जैसे सोनिया गांधी का जिक्र करेंगे उनको राज्यसभा लिया जाएगा, यानी वो किसी जगह लोकसभा में कंटेस्ट नहीं करेंगे। तो कांग्रेस ये चाहती है कि वो चेहरे सामने लाए हैं जिन पे कोई बात न करे, जिन पे कोई उंगली ना उठे, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन बनी हुई कांग्रेस के लिए कि ये जो लोकसभा के इंतखाबात होगी ये उनके लिए बड़ा अहम है, क्योंकि अगर अब की बार भी कांग्रेस डाउन रही तो फिर उभरना मुश्किल ही हो जाएगा। ये नई हिकमत अमली कितना काम कांग्रेस के आएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब जरा आगे बढ़ेंगे और खबर अब जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक, क्योंकि नई दिल्ली के अंदर गुज़श्ता 1-2 हफ्तों के दौरान जम्मू कश्मीर पर काफ़ी बहस, पसमानदा तबकों की बात, बिलों का पास होना, मंजूर होना और दस्तखत होना, ये सिलसिला हमने देखा है। कुछ लोगों के लिए अच्छी खबरें और जश्न का माहौल मुतअद्दिद मकामात पर। खबर नई दिल्ली से ये, जम्मू कश्मीर की 3 बिलें जो लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी मंजूरी जिनको मिल चुकी है, अब बाज़ाब्ता तौर पर सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू की जानिब से इशफाक इन पर दस्तखत कर दिए गए हैं। बिल्कुल, सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कल उन तीनों मसवदे कानून को जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिल चुकी थी उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर मुहर करके अवाम के नाम गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इस तरीके से गैजेट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर रिजर्वेशन और इंतखाबात के लिए राह खुलती हुई नजर आ रही है। जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो बल्दियाती और पंचायती इदारों के अंदर जिस तरीके का बिल सामने आया था, फिर पहाड़ी स्टेटस की रिजर्वेशन का मामला था, इसलिए सियासी महाज पर इन तीनों बिलों को इंतहाई अहम माना जा रहा है। और यही वजह है कि बल्दियाती इदारों के लिए इंतखाबी दंगल अब आने वाले दिनों में शुरू हो सकता है। बड़ी बात और बड़ी खबर जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, और खबर ये भी है कि इन तीनों बिलों के मंजूर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की क़यादत जो है उन्होंने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और बिलखसूस वजीर आज़म को शुक्रिया के खत तहरीर कर दिए हैं। बड़ी खबर आपके सामने कि गैजेट नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है, और ये गैजेट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तब जारी कर दी गई जब सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू की तरफ से तीनों मसवदे कानून को मंजूर किया गया, असेंट कर दिया गया, मोहर कर दी गई, और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस कानून को नाफिजुल अमल करार दिया गया। और अब ये कानून, तीनों कानून जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर नाफिज होंगे। जब ये तीनों कानून नाफिज होंगे उनमें एक कानून वो है जो बल्दियाती इदारों के लिए इंतखाबी बिगुल जो है वो बजाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है रूफ, जब हम बल्दियाती इदारों की बात करें, चाहे वो पंचायतें हों, चाहे वो हमारे यूएलबीज हों, एमसीज हों, तो यहाँ पर इंतखाबात रुक चुके थे क्योंकि एक तो हदबंदी का मामला था और फिर रिजर्वेशन का मामला था। यहां पर कानून को मुकम्मल मंजूरी, गैजेट नोटिफिकेशन जारी करने के बाद क्या सबकी नजरें लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन पर अब रहेंगी या थोड़ा सा और इंतजार भी करना होगा क्योंकि लोकसभा के इंतखाबात सामने? बिल्कुल गवर, देखिए पहले तो ऐसा था कि शायद लोकसभा और पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात हो सकते हैं, पर अब लोकसभा इंतखाबात काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं, तो अभी ऐसा नहीं होगा कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत या अर्बन लोकल बॉडीज इंतखाबात हो सकते हैं। पर ये है कि ये इंतखाबात जब भी होंगे ये बड़े अब टफ ये इंतखाबात हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह अब लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। क्योंकि गवर, मैं ही आपसे यहाँ से एक सवाल इस हवाले से करना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम पिछले जो स्टेट्स की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ था वो जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जब हम वादी की बात करते हैं, काफ़ी कम था। पर जिस तरह अब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं, जैसे स्टेटमेंट भी उन्होंने जारी किया था कि पिछले साल 12,000 जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में दाखिल हुए, तो अब लोगों का जाना या लीडरशिप का भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना, अब शहनाज गनाई के बाद खबरें आ रही है कि और भी कुछ एमएलए, साबिका एमएलए जा रहे हैं, तो कितना मुश्किल होगा बाकी पार्टीज के लिए, रीजनल पार्टी के लिए। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर जब कांग्रेस आई थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद जमात थी, और कांग्रेस ने जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके हुकूमत के इख्तिदार तक आई और फिर एक मुकम्मल तौर पर पासा पलटा, कांग्रेस मजबूती के साथ उभर कर सामने, और आज तक हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करके कहीं ना कहीं काम कर रही है, टफ मुकाबला भी कहीं ना कहीं दे रही है। इसी तरीके से 2019 से पहले बीजेपी ने दस्तक दी जम्मू कश्मीर के अंदर। हमको याद है कि जब पहले बीजेपी चुनाव के अंदर जाती थी जम्मू कश्मीर में तो कैंडिडेट नहीं मिलते थे। 96 की बात करें, काबली, जब अब्दुल रशीद काबली साहब ने ज्वाइन किया, फॉर्मर एमपी थे, तो लग रहा था कुछ बड़ा हंगामा होगा, नहीं हुआ।
एट द एंड ऑफ द डे दिल्ली के अंदर उनकी हुकूमत आई, आहिस्ता आहिस्ता करके फोकस जम्मू कश्मीर हुआ और अपोजिशन से होते हुए सरकार तक वो आए और उन्होंने अपनी पोजीशन मजबूत की। आज के दिन में जहां जम्मू के मुख्तलिफ पॉकेट्स के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है, बीजेपी मजबूती के साथ खड़ी है, बीजेपी का काडर है, लेकिन कश्मीर जोन में भी जब आप देखेंगे जिस तरीके से अदादशुमार आ रहे हैं, जिस तरीके के बयानात आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो रुख आ रहा है, बीजेपी को जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, पोलिटिकली ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे उनकी आइडियोलॉजी मिले ना मिले, लेकिन पोलिटिकल आइडियोलॉजी वहां पर मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मुकाबला पैदा कर सके। यानी अब वो जमाना नहीं रहा कि वन गो में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे देंगे सेफ पे, गांव देहात के अंदर, पंचायतों के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर, या आप कांग्रेस को ही वेव आउट करेंगे, वेव ये है ना। अब की बार हर एक जमात, चाहे रीजनल पार्टियां भी, जो 2-3 रीजनल पार्टियां वहां पर काम कर रही है, उनका भी ग्राउंड पर असर है। इसलिए अब की बार जब भी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात होंगे, वो दंगल असेंबली इंतखाबात से ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा मौसर होगा, ज्यादा फाल होगा, क्योंकि सीनियर पार्टी लीडर्स डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होंगे। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर बात सियासत की चली है, तो इसके बाद जब आएंगे ना, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको बताएंगे बीजेपी हेडक्वार्टर से एक और अहम और बड़ी खबर। आगे बढ़ेंगे तो फारूक अब्दुल्ला की भी खबर आपको बताएंगे, सेहत ठीक है नहीं है, लेकिन ईडी ने तलब किया है, और उस आदमी की भी बात बताएंगे जो खुद को इंजीनियर बता रहा था लेकिन काम शैतानों के कर रहा था। छोटे से ब्रेक के बाद।